राहुल जी। मैं ये प्रधानमंत्री जी जो लगातार कह रहे हैं कि इस पर मुस्लिम लीग का की छाप है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ। मैंने वो पढ़ा, हम आप सबने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा। मुझे मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा कि जो उसमें 9 बिंदु हैं, जिसमें 8 अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं है, अल्पसंख्यकों का नाम है और एक भाषा का है अंतिम। तो उन 8 बिंदुओं में एक भी चीज भारत में के संविधान में जो आज अनुच्छेद दिए हैं इस संबंध में, उनसे अलग एक भी बात मुझे नहीं दिखी। तो अगर ये संविधान, ये मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की छाप वाला है, मुस्लिम लीग का संविधान है, तो क्या हमारा संविधान भी मुस्लिम लीग की छाप वाला है और मुस्लिम लीग का संविधान है? प्रधानमंत्री जी किसका विरोध कर रहे हैं? उसमें जो कहा गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि धारा अनुच्छेद 15, 16, उसके बाद 25, 26, 28, 29 और 30, इनको अनुपालन किया जाएगा, इन्हीं को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये तो संविधान में दिया हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसके बाद वो बदलना चाहते हैं इसको? संविधान से बाहर इस मैनिफेस्टो में कौन सी एक बिंदु है, वो जरा मुझे बता दें। सुधांशु जी और फिर संजीव जी आ रहा हूं। हाँ, इन्होंने जो बात कही, बिल्कुल कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी हुई बात का अल्पसंख्यक से क्या अर्थ है, राहुल देव जी ने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने आज तक कभी भी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मुसलमान के अलावा किसी अल्पसंख्यक को नहीं बनाया। अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल में मुसलमान के अलावा किसी अल्पसंख्यक को सेल नहीं बनाया। और अगर ये कहना चाहते हैं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, 2013 में सिखों का आनंद मैरिज एक्ट बना था। इससे पहले पर्सनल लॉ सिर्फ मुस्लिम का था, न जैन का पर्सनल लॉ था, न सिख का पर्सनल लॉ था, न बौद्ध का पर्सनल लॉ था। और खान पान भाषा की बात कही है तो इसका इशारा क्या हम समझते नहीं साहब? इतने तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं मान्यवर। अगर अल्पसंख्यकों के लिए है तो जैन तो बड़े घनघोर वेजिटेरियन होते हैं। बताइए, जैन समाज के खान पान के लिए कांग्रेस ने कब कदम उठाया या बयान दिया है? बौद्धों के खान पान के लिए कब कदम उठाया है या बयान दिया है? अरे ईसाई तो काट दिए गए जिनके हाथ केरल में, उनके लिए कभी उन्होंने कोई कदम उठाया है? इसलिए खान पान वेशभूषा, अच्छा चलिए बाकी आप बात देख लीजिए। तो क्या किसी को समझ में नहीं आता है साहब कि किसके लिए बोला जा रहा है? और एक ही समुदाय का पर्सनल लॉ था जिसको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया गया है। यदि शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो तो किसी सेकुलर देश का नाम, आप विद्वान पत्रकार हैं पंकज जी भी और राहुल देव जी, मुझे बता के जाएंगे, मैं माफी मांग लूंगा। एक सेकुलर देश बता के जाइएगा जहां शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। शरिया ही नहीं, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, ये सब संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। और शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो उस देश की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर, शाहबानो केस कह रहा हूं, शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। यह सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था, कभी भी सेकुलर देश में नहीं होता। इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस देश के विभाजन के बाद 2 देश तो मुस्लिम राष्ट्र बने और भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना संवैधानिक दृष्टि से। अब मोदी जी उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बना रहे हैं, बस इस बात की तकलीफ है। अन्यथा मुझे बता के जाइएगा, वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई सेकुलर देश बता दीजिएगा तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। सुधांशु जी, मुझे बहुत दुख हुआ आपके इन शब्दों को सुनकर कि एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना भारत। आप जैसा आदमी ये कह रहा है, इसका मतलब है कि इतने साल से ये आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। तो सर उदाहरण बता दीजिए, कौन सी धारा की बात कर रहे हैं आप ये बताइए कि इस मैनिफेस्टो में कौन सर शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, मुझे बता दीजिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। एक मिनट रुकिए, सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। आप बोलिए मैनिफेस्टो में कौन, मेरी बात सुनिए, इस मैनिफेस्टो में कौन सा शब्द भारत के वर्तमान संविधान के अनुच्छेदों और प्रावधानों के विपरीत है और अलग है? मुझे ये बताइए। आप इस संविधान को आंशिक मुस्लिम संविधान कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, मैंने आपसे कह तो दिया शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। बताइए, आपको शर्म नहीं आती? ये कहां हुआ? वक्फ बोर्ड की बात अगर होती है, यानी अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुनिए सर, विनम्रता से, अगर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और सुनिए पूरी बात सर, पूरी बात, 3 बातें सिर्फ। और अगर आपका मंदिर होगा तो मंदिर के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, रिलीजियस वर्शिप एक्ट। और सुनिए सर, इमामों को तनख्वाह किस सेकुलर राष्ट्र में मिलती है? बताइए, सरकारी खजाने से इमामों को तनख्वाह बताइए ना मुझे सर, बता के जाइए।
मैं यू नेम आपसे ए ये पूछ कंट्री, रहा हूं। दिस वाज अ सेकुलर कंट्री और ये है था, इट हैपेंस ओनली इन मुस्लिम कंट्रीज। क्या भी तो मैं कह रहा हूं, अब हम इसको रियल सेकुलर राष्ट्र बना रहे हैं, अब आप इसलिए मेरी बात, समस्या हो रही अब है मेरा जवाब कि दीजिए। वो जलवाए जलाल बना रहना चाहिए, अन्यथा मैं फिर कह रहा हूं। एक मिनट सर मेरा एक जवाब दीजिए, शरिया सुप्रीम कोर्ट से अरे मैं ऊपर दे था रहा कि हूं नहीं? आपको जवाब। बोलिए हाँ या ना। सर शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर था कि नहीं? संजीव जी आ रहा हूं। सुनेंगे कि नहीं? आप खुद ही बोलते रहेंगे आप। हाँ पूछिए, आप ये बोलिए किस बोलिए देश की बात कर रहे हैं? रुकिए एक मिनट। बोलिए आप बोलिए। भारत की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? भारत में ये कब हुआ कि शरिया को संविधान से ऊपर बनाया गया? कहां हुआ है? बाद में डिबेट कर लेंगे। आप खामखा ये झूठे डर दिखा रहे हैं। सर शाबानो केस, शाबानो केस, सर शाबानो केस, उसमें ये कहा मुस्लिम गया था कि पर्सनल लॉ, 4 शादियां कर शरिया सकते उससे ऊपर हैं, है। माइनर से शादी कर सकते हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज। सर आप वरिष्ठ पत्रकारों की ऐसी बात मत करिए सर, आप ऐसा कह रहे है। कब हुआ? शाबानो Okay, we'll केस, सर। continue एंडिंग कमेंट्स के लिए जाना है। राहुल जी, सुधांशु जी, आई डू वन ऑन वन विद यू एक दिन आप दोनों के साथ। संजीव झा जी कुछ कह रहे हैं। संजीव झा ऑन दिस पर्टिकुलर इशू सर, वील हैव एन एलैबोरेट डिबेट। संजीव झा। मुझे लगता है कि सुधांशु जी वर्तमान मुद्दों पर डिबेट नहीं करना चाहते, इसलिए इतिहास में चले जाते हैं। वर्तमान की बात कीजिए, वर्तमान में देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। आप कहते हैं जब हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आप न्यायपालिका पर पहुंच जाते हैं। मानव न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है, लेकिन लोकतंत्र के और दो अंग हैं, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका को आप अपने इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए लगा दिया है, और विधायिका को आप कानून बदल करके आप तमाम गलत कंपनियों से चंदा लेकर उसको वैलिड करा रहे हैं। इसलिए सवाल खड़ा होता है आपके इलेक्टोरल बॉन्ड पर। आपने दूसरा आरोप लगाया, शराब की पॉलिसी क्यों वापस ले ली? मैं सच्चाई बता देता हूं, शराब की पॉलिसी इसलिए वापस ले ली कि एक एक कर अधिकारियों को पहले आपने जेल भेज दिया, फिर दूसरे अधिकारियों को आपने उसको धमकाया कि अगर ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर इंप्लीमेंट किया तो सबको जेल भेज देंगे। यही एक्साइज पॉलिसी हमारा पंजाब में है, 66% रेवेन्यू बढ़ी है, लेकिन यहां अपने अधिकारियों को धमका करके आपने इस एक्साइज पॉलिसी को एक्सटेंशन नहीं देने दिया। तीसरी बात, आप कहते हैं कि चंदा गुप्त होना चाहिए। महोदय, चंदा गुप्त होना चाहिए तो परिणाम देखा ना आपने? हमने देखा ना, पहले ईडी भेज दिया, फिर वहां से आपने चंदा ले लिया। भाई पहले कानून था कि 7.5% से ज्यादा जिसका प्रॉफिट चंदा नहीं दे सकता अपने प्रॉफिट का, आपने कानून बदल करके घाटे कंपनियां, सेल कंपनी से चंदा ले लिया आपने। तो आप चंदा को गुप्त इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि आप ऐसे ऐसे लोगों से चंदा ले रहे हैं जो निहायत शर्मनाक है। हम तो पूछ रहे हैं ना आपको कि भाई आप शराब के किंगपिन माफिया 60 करोड़ रुपए क्यों ले लिया? अब ईवीएम पे सवाल की बात होती है। अगर मान लीजिए इलेक्टोरल के मन, अगर जनता के मन में अगर कोई शक है तो क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई ईवीएम के 100% पर्ची को काउंट कर ले? भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों इलेक्शन कमीशन का यहां पे गवाह बन के तैयार हो गए हैं?